ओके बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है सर्कुलेशन। जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, उसमें हमने थोड़ा सा मतलब डिटेल में ही हमने देखा था कि सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है। किसी को याद है? कोई बताना चाहे? व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? ओके, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें जो है मेन सर्कुलेट करती हैं। ये दो सिस्टम जो है सर्कुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो एक सर्कुलेशन का सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा जो सर्कुलेशन का सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर क्या फ्लो करते हैं? ऑक्सीजन, या इन अदर वर्ड्स ब्लड होता है, ब्लड से हम ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि लिम्फ फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं या टिश्यूज हैं, जो प्रोटीन यूज करते हैं रिमेनिंग रह जाते हैं, वो कंपोनेंट जो ब्लड के अंदर ऐड नहीं होते, वो दोबारा जो ब्लड के अंदर या हार्ट को वापस करना होता है, वो दोबारा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर होता है, फिर सर्कुलेशन का वो पार्ट बनता है। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हमें पता है दो तरह की सर्कुलेशन उसमें आती है। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे इस पिक्चर को आप देखिए, जो ये ब्लू कलर का सारा ये शो किया जा रहा है स्ट्रक्चर, इसमें डिफरेंट ब्लड वेसल्स को शो किया गया है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को शो किया गया है। जो ब्लू कलर का ये सारा जो आपको नजर आ रहा है, इसको आप बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, बिकॉज पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि दूसरी साइड पे आप देख रहे हो, राइट साइड पिक्चर की, वहां पे क्या है, आपके पास ये पिंक या रेड कलर का सारे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्लियर ब्लड होता है, रिच ऑक्सीजन ब्लड होता है, इसलिए हम उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये आपके पिंकिश या रेड कलर की पिक्चर में शो किया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, हम कहते हैं जो हमारी अपर बॉडी है या हेड है, नेक है, अपर लिम्ब है, राइट अपर लिम्ब है, लेफ्ट अपर लिम्ब है, यहाँ की जब मसल्स, टिश्यूज, बोन्स ब्लड को यूज कर लेते हैं, तो जो रिमेनिंग ब्लड रहता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब ये ब्लड डेफिनेटली कहाँ वापस जाएगा? हार्ट के पास वापस जाएगा। हार्ट के हमें पता है चार चैम्बर्स होते थे। राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो सारा ब्लड बॉडी से सबसे पहले कहाँ जाता है? राइट एट्रियम के अंदर जाता है। तो आपके अपर लिम्ब से, हेड से, नेक से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में किस स्ट्रक्चर के थ्रू जाएगा? डेफिनेटली वेन्स के थ्रू, क्योंकि हमें पता है वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स ब्लड को लेके जाते हैं टुवर्ड्स हार्ट। जबकि जो आपकी आर्टरीज होती है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम हार्ट। तो यहाँ पे डेफिनेटली वेन्स ही होंगी जो ब्लड को किस अंदर लेके आते हैं? राइट एट्रियम के अंदर लेके आती हैं। तो हेड से, नेक से या जो अपर लिम्ब है, यहाँ से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर एंटर होता है? थ्रू superior vena cava, the largest vein that is called superior vena cava because it carries deoxygenated blood from the upper parts of the body। और जो इंफीरियर वेना केवा है वो आपके लोअर लिंग से, ट्रंक से, एब्डोमेन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अगेन राइट एट्रियम के अंदर लेके आता है। तो ये जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये ऊपर जो एक लार्ज राइट एट्रियम में लिखा है, राइट एट्रियम के ऊपर जो एक वेन नजर आ रही है ब्लू कलर के ऊपर जो आ रही है, इसे बोलेंगे स्फीयर वेना केवा। और इसी तरह राइट एट्रियम के नीचे आप देखिए, नीचे से भी एक वेन आ रही है डार्क ये ब्लू कलर की, ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा। तो सारा ब्लड स्फीयर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ आएगा? आपके राइट एट्रियम में आता है। फिर आपको पता है राइट एट्रियम के बाद सारा ब्लड किस में जाना है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो आप देख रहे हो बीच में एक कनेक्शन है, एक वाल्व है,
जो क्या करता है, सारा ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ लेके जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर लेके जाता है। इस वाल्व को हम क्या बोलते थे, ट्राइकप्स वाल्व। अब जब मजीद देखिए, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से अगेन कुछ स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इस डीऑक्सीजेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से आपके दोनों लंग्स की तरफ लेके जाती है। तो दो पल्मोनरी आर्टरीज होती है कि राइट साइड पे राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरह डीऑक्सीजेटेड ब्लड आपकी बॉडी से हार्ट और हार्ट से आपके लंग्स की तरफ जाता है। और आपको पता है बॉडी के अंदर दो लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो दो ही पल्मोनरी आर्टरीज होती है, राइट एंड लेफ्ट। हमने बच्चे आर्टरी को इस तरह डिफाइन किया था, आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery and veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins। ये हमेशा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, लंग्स की तरफ जाएगा थ्रू राइट एंड लेफ्ट pulmonary arteries। अब वहां पे लंग्स के पास गया, लंग्स ने इस ब्लड को क्लियर किया, क्लियर कैसे किया, इसमें ऑक्सीजन ऐड की। अब जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो डेफिनेटली उससे हार्ट के पास दोबारा आ रहा है ताकि वो बॉडी की तरफ पंप किया जा सके। तो वहां पे वेन्स लेके आती है, वेन्स का नेम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। जैसे आप देख रहे हो दो आपको राइट साइड पे नजर आ रही हैं और दो ये जो रेड कलर की शो हो रही है पल्मोनरी आर्टरी के नीचे। तो दो जो है वो राइट पल्मोनरी वेन्स होती हैं और दो जो होती है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स होती हैं। तो ये चारों वेन्स मिलके जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपके लेफ्ट एट्रियम में लेके आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एरो के साथ शो किया गया है, तो लेफ्ट एट्रियम पे लेके आते हैं। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आगे की जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। आपको पता है इन दोनों के दरमियान जो वाल्व है वो बाइकप्स वाल्व और मिट्रल वाल्व होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ जाना है, बॉडी की तरफ जाना है। तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ कैसे जाता है, थ्रू एओर्टा। यहाँ पे आप देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्च या कर्व शेप, आपको एक लार्ज आर्टरी नजर आ रही है जो कर्व शेप है, सी शेप है, इसको हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा इसी तरह पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज भेजती है और आर्टरीज जो है इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो ये सारे ब्लू कलर की सर्कुलेशन नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो सिस्टम के अंदर आती थी सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड लास्ट टॉपिक डिस्कस किया फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। फंक्शनल पार्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया हार्ट क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया आर्टरीज क्या होती हैं, फिर हमने डिस्कस किया आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि कार्डिक मसल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट हमने देखा नेचर क्या है, कार्डिक मसल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली फंक्शन कैसे परफॉर्म करें, हम इस प्रॉपर्टी को देख रहे थे। तो पहले तो आपको इसके 5 कंपोनेंट याद होने चाहिए। फर्स्ट एसए नोड, सेकंड एवी नोड, थर्ड बंडल ऑफ हीज, फोर्थ बंडल ब्रांचेस एंड फिफ्थ Purkinje फाइबर्स। तो ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने आपको ये कहा जैसे ही करंट इसमें से गुजरता है इन 5 कंपोनेंट में से, ये कंपोनेंट जहां जहां पड़े होंगे उन उन मसल्स को ये मैसेज भेजते हैं हार्ट के, और वो मसल्स जो है हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह ब्लड जो है एक हार्ट के पार्ट से दूसरे हार्ट के पार्ट तक और इस तरह पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो पंप किया जाता है। तो करंट होगा तो हार्ट के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मेन ये कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है। अब दूसरा ये माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि ये जो एसए नोड है हार्ट में कहाँ प्रेजेंट है। हार्ट में 4 चैम्बर्स हमने पढ़े, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो 5 कंपोनेंट से कहाँ प्रेजेंट है। आपने शायद ईसीजी देखी हो कभी या किसी को देखनी आती हो, जिसमें पी वेव बनता है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बनता है, टी। तो बेसिकली वो ये जो वेव्स हैं पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, ये सारे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जब ये करंट, ये जो वायर का पूरा सिस्टम है
करंट भेजता है हार्ट के डिफरेंट मसल्स को, और वो मसल्स जिस एट्रिया में, ये जिस वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ईसीजी की फॉर्म में वो हार्ट की एक्टिविटी को शो करता है। जैसे आपका एसए नोड जिसको हमने कहा पेस मेकर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके एट्रिया में, राइट एट्रिया के अंदर, जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ओपनिंग में ओपन करती है, वहां पे ये नोड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एसए नोड। एसए नोड के बाद एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकल नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे एट्रिया एंड करेगा, वेंट्रिकल इनिशिएट करता है, वहां पे जो नोड्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? एवी नोड। एवी नोड के बाद जो बंडल ऑफ हील्स है वो प्योरली आपके वेंट्रिकल्स में आ जाता है। दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वायर है उसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हील्स। अब इससे जो फर्दर ब्रांच निकल रही है जो राइट वेंट्रिकल वाली साइड पे जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? राइट बंडल ब्रांच, जो आपके राइट साइड के वेंट्रिकल्स को करंट देती है। और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मसल्स होता है उनको करंट देती है, या मैसेज देती है, या ऑर्डर देती है। इस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब डेफिनेटली मसल्स की तो प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट तब हार्ट के मसल्स करते हैं जब उन्होंने ब्लड को आगे भेजना होता है दूसरे पार्ट के अंदर, और जब ब्लड को भेज देते हैं, जब उन्होंने फिल होना होता है, तो फिल होने के लिए वो क्या करते हैं? खुद को रिलैक्स करते हैं। तो जब उन्होंने खुद को रिलैक्स करना है तो उस वक्त जो मैसेज उनको प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स, वो फाइबर्स को हम बोलते हैं प्रकंजी फाइबर्स। तो ऐसे नोड आपके राइट एट्रियम में, एवी नोड आपके एट्रियो वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट है, और एवी बंडल जो दोनों वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है। और राइट बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल को जाके सप्लाई करती है, और लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल को। और परगंजी फाइबर्स क्या करते हैं? फिर हार्ट को रिलैक्स कर देते हैं कि अब रिलैक्स होगा तभी हार्ट फिल होगा ना। तो इस तरह ये कंडक्टिविटी सिस्टम जो है वो वर्क करता है। कंडक्टिविटी क्या है? This is a transfer of cardiac impulses from SC node, ये जिसे हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, टू दी आल कार्डिक मसल। इसके पाथवे के कंपोनेंट हैं, इन्होंने तो है डिटेल में नहीं लिखा बुक के अंदर, बट पिक्चर थोड़ी अच्छी बता रही है कि जिसमें एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हील्स, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड परकंजी फाइबर्स होते हैं। देन हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी शो करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट के मसल या कार्डिक मसल्स? जब एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का जो मॉडल है वो एक्टिवेट होता है, एटीपी प्रोवाइड की जाती है, जो एटीपी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है हार्ट के मसल्स को, और कैल्शियम आयंस होंगे। तो जब ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हार्ट के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। देन एक टर्म लिखा रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये थोड़ा सा एक नया टर्म है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। बेसिकली हम कहते हैं कि फर्ज कर अगर मैं रेस्टिंग में या सीटिंग में, आप लोग सीटिंग में हो, तो आप ऑलमोस्ट 1 आवर से सिटिंग ही पोस्चर के अंदर हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका हार्ट जो वो वर्क नहीं कर रहा है या आपकी बॉडी को ब्लड नहीं दे रहा है। डेफिनेटली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो सारा जो उसका कंडक्टिविटी सिस्टम है उसको हार्ट के मसल्स को मैसेज दे रहा है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड आपकी बॉडी की तरफ भेज रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ये होता है कि जब एक ही स्टिमुलस मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, तो हार्ट के मसल एक्साइट नहीं करते, उनको री एक्साइट करने के लिए एक नई सिचुएशन चाहिए। This is the time period during which an already existed cardiac muscle cannot be re-excited by normal stimulus। कि जो ऑलरेडी, अब आप सिटिंग में हो तो मसल्स तो एक्साइटेड हैं, लेकिन इनको फर्दर री-एक्साइट करना है, तो उसके लिए आपके लिए सिटिंग का एक स्टिमुलस काफी नहीं है। आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप फर्स्ट स्टेयर क्लाइम करते हैं, डाउन करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो ये एक नया स्टिमुलस आएगा, देन ये अगेन हार्ट के मसल्स को री एक्साइट करता है। तो जब तक कोई नया स्टिमुलस नहीं आएगा उस वक्त हार्ट के मसल री एक्साइट नहीं होंगे, तो इस पीरियड को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं जो आप सिर्फ नेम ही देख लें। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। देन लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं आल और नन ला। आल और नन ला का मीन क्या है? हार्ट है तब ही, अब जाहिर है हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, और ब्लड के बिना तो इंसान सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो फिर इसकी अपनी भी कुछ कंडीशंस हैं। ये तब ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हार्ट के मसल्स जब स्टिमुलस जो है प्रॉपर थ्रेशोल्ड का होगा, उसकी इंटेंसिटी प्रॉपर होगी।
अगर वो उसकी इंटेंसिटी स्टिमुलस की प्रॉपर नहीं है तो कभी भी हार्ट के मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो या तो मैसेज प्रॉपर इंटेंसिटी से आएगा तो हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे बोलते हैं आल। अगर प्रॉपर इंटेंसिटी का ये थ्रेशोल्ड का मैसेज नहीं आएगा तो हार्ट के मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये बीच की कोई बात नहीं है यहाँ पे, या तो आल होगा या फिर नन होगा। तो आल और नथिंग लॉ क्या है? The cardiac muscle fibers do not contract if the stimulus is subthreshold. They will contract with constant strength if the stimulus is at or above the threshold. तो ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। अगर इसमें से कोई प्रॉपर्टी आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? वैसे थोड़ी देर पहले मैं बता भी चुकी हूँ, बट अब आप लोग मुझे बताएं ब्लड प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जो हमारा हार्ट पंप करता है तो वो जिस रफ्तार से पंप करता है तो उसके हिसाब से जो प्रेशर बनता है वही हमारा ब्लड का प्रेशर होता है। वेरी गुड। और ये प्रेशर कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर या हार्ट के अंदर? ये ब्लड वेसल्स में होता है। वेरी गुड। अच्छा, बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या होता है? जी चाय पकड़ो से उम्र की चाय। अच्छा एक मिनट। जी मैम। बेटा कुछ भी नहीं। हेलो मैम, क्या पूछ रही मैं थोड़ा सा। ओके, आपने राइट आंसर दिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या, पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका ब्लड जब राइट एट्रियम के अंदर आया, राइट एट्रियम से ब्लड जो एओर्टा के थ्रू बॉडी तक गया, ये जो पूरा एक साइकिल बनता है, जो मैं पूरा डिटेल में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ब्लड जब राइट एट्रियम से डिफरेंट कंपोनेंट से पास करता है फिर कहाँ जाता है? एट बॉडी की तरफ। तो ये जो पूरा एक साइकिल है, इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल। अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट्स अ पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। जब वो साइकिल, जिसमें से पूरे स्ट्रक्चर जो डिफरेंट हमने पढ़े उनमें से जब ब्लड गुजरता है तो डेफिनेटली हार्ट की साउंड्स प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं लुप डुप। लुप डुप, लुप का मीन क्या होता है? जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है, और डुप का मीन जब वो रिलैक्स स्टेट में होता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हार्ट के अंदर साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अभी हम जो पढ़ने लगे डेट इज कार्डिक साइकिल। तो एक साइकिल के अंदर जो पूरे हार्ट से ब्लड फ्लो करके बॉडी की तरफ जाता है, उस साइकिल को हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। और कार्डिक साइकिल तब ही इनिशिएट होता है जब उसको स्टिमुलस मिलता है। और स्टिमुलस कौन प्रोवाइड करता था? ये पेसमेकर कौन था? आपका एसए नोड। एसए नोड स्टिमुलस भेजता है तो वो मैसेज एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ पीस, बंडल ऑफ पीस से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड लास्ट प्रकंजी फाइबर्स के पास जाता है। और इस तरह हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो यही बोल रहे हैं ईच साइकिल इज इनिशिएटेड बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द एसए नोड। अब कार्डिक साइकिल के अंदर ये जो पूरा जो हार्ट के अंदर ब्लड मूव कर रहा है तो दो ही अंदर काम होंगे, या तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर हार्ट रिलैक्स करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, जब रिलैक्स करता है तो उस वक्त हार्ट इटसेल्फ फिल्ड हो रहा होता है। तो हार्ट के अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टेट है, जैसे फर्स्ट में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड किस में जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वेंट्रिकल क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल फिल हो रहा है। एट्रिया खुद को क्या कर रहा है कि उसमें ऑलरेडी ब्लड था तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड अब आगे किसको भेजा? वेंट्रिकल को, क्योंकि वेंट्रिकल एम्प्टी था। तो या एक चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, दूसरी चीज रिलैक्स करती है। हार्ट के अंदर ये चीज, ये सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की वजह से, उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल।
और जहां पे रिलैक्सेशन होती है हार्ट के मसल्स की और वो फिल हो रहा होता है वो पार्ट, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डायसिस्टोल। द कार्डिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन कॉल्ड डायसिस्टोल। और जब हार्ट के मसल रिलैक्स होंगे तो उस वक्त वो पार्ट क्या कर रहा होता है, खुद को फिल्ड करवा रहा होता है, एंड ड्यूरिंग विच हार्ट फिल्स विद ब्लड। This period is followed by a period of contraction, which is called systole. और सिस्टोल में क्या करता है, वो पार्ट खुद को एम्प्टी करता है। क्यों? क्योंकि वो फिल हो चुका है। जैसे आप बैलून लेते हो, बैलून के अंदर जब आप पानी भरते हो, ठीक है, तो उसको आपने निकालना, तो आप क्या करते हो, प्रेशर देते हो, पानी नेक्स्ट मूव करता है। तो इस तरह जब आपने एक पार्ट को हार्ट के एम्प्टी करवाना है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और उस ब्लड को नेक्स्ट पार्ट की तरफ ट्रांसफर करना है। तो इस सारे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल, जिसमें हार्ट आपके पूरे एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करता है। और ये कितना टाइम लेता है, ओनली ओनली 0.8 सेकेंड्स ओनली। आता है ऐसे नोट से आता है, ऐसे नोट से सारे कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर जाता है, मसल्स को मिलता है। तो कई हार्ट के पार्ट में कंट्रैक्शन हो रही है, कई हार्ट के पार्ट में रिलैक्सेशन हो रही है। तो ये जो पूरा साइकिल है कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होता है, 0.8 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होता है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर सिस्टोल है, सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके खुद को एम्प्टी कर रहा है, ये ब्लड को आगे भेज रहा है। तो सिस्टोल जो है उसकी 3 स्टेजेस हैं फर्दर। और जब वेंट्रिकल डायसिस्टोल होता है, डायसिस्टोल का मीन अब क्या है कि अब उन्होंने अपने आप को फिल करवाना है, अब उनके अंदर ब्लड आएगा, खुद मसल रिलैक्स होगा और ब्लड इसके अंदर फिल्ड किया जाएगा। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायसिस्टोल। तो वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बनता है तो ब्लड जो है आपकी बॉडी की तरफ जाएगा, और जब वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल बनता है तो उस वक्त आपका हार्ट ब्लड के साथ फिल्ड होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल की फर्दर 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब इसका क्या है, क्यों, सिस्टोल का मीन ही क्या है कि जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका पहली स्टेज में क्या आएगा, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। देन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को तो ब्लड को क्या करते हैं, आगे मूव करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इजेक्शन फेज। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैक्सिमम प्रेशर के साथ वो ब्लड को नेक्स्ट फेज में भेजता है, जिसे हम बोलेंगे मैक्सिमम इजेक्शन फेज। फिर उसके बाद जब प्रेशर ज्यादा से, जब उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड रह जाएगा तो डेफिनेटली उसके इंजेक्शन का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। जब लास्ट में थोड़ा सा ब्लड बचेगा तो उसको बोलेंगे रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है तो उसकी 3 स्टेजेस है। नंबर 1, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, नंबर 2, मैक्सिमम इजेक्शन फेज, एंड नंबर 3, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। सो अगर हमने कहा टोटल ये जो 8 स्टेजेस हैं, इन 8 स्टेजेस को कितने टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना है, ओनली 0.8 सेकेंड के अंदर। तो जो वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर ये 3 स्टेजेस हैं, ये कितना टाइम लेती है, 0.303 सेकेंड, जिसमें वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कितने टाइम के लिए रहते हैं, 0.05 सेकेंड तक। फिर जब वो इजेक्शन करते हैं, ब्लड को आगे पुश करते हैं, वो कितने टाइम तक वो फेस रहते हैं, 0.112 सेकेंड्स। और फिर उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो फेस कितने सेकेंड्स के लिए रहता है, 0.141 सेकेंड। सो टोटल टाइम कितना बनता है जो जिसपे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, वो है 0.303 सेकेंड्स। देन दूसरा है वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। अब डायसिस्टोल में क्या, हार्ट में मसल्स खुद को रिलैक्स कर दिया है और खुद अब फील्ड होगा। तो इसमें एक डायसिस्टोल से पहले जो स्टार्ट होने वाली स्टेज होगी सब बोलेंगे प्रोटोडायसिस्टोल। प्रोडायसिस्टोल के बाद अब वो रिलैक्स हो जाएगा, इसमें हम बोलेंगे आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब वो रिलैक्स होगा तो ऊपर से ब्लड जो है वो रैपिडली आ रहा है, तो रैपिड इनफ्लो होगा, और उसके बाद लास्ट में रिड्यूस्ड इनफ्लो होता है। और फिफ्थ इसकी है, जब ऊपर से क्योंकि वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो चुका है तो ऊपर वेंट्रिकल ऊपर क्या पड़ा हुआ, एट्रिया। तो हमें पता है जब एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा पार्ट रिलैक्स करता है। अगर वेंट्रिकल अब इस स्टेज में रिलैक्स है तो इसका एट्रिया क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, इसके एट्रिया सिस्टोल का वर्ड यूज हुआ है।
तो पहली स्टेज होगी प्रो डायसिस्टोल, देन कंप्लीट रिलैक्स होगा तो आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन, देन उसके बाद क्या होगा, तो ब्लड आ रहा है रैपिडली आएगा, फिर रिड्यूस्ड होगा और एटीआर जो है सिस्टोल बन जाता है, तो एटीआर सिस्टोल। अब इसके भी डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन टोटल जो वेंट्रिकल डायसिस्टोल स्टेज में रहता है वो कितने सेकंड्स के लिए रहता है, 0.495 सेकंड्स। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.303 सेकंड्स रहता है, और वेंट्रिकल जो रिलैक्स रहता है वो रहता है 0.495 सेकंड। दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल जो सेकंड्स बनते हैं वो बनते हैं 0.8 सेकंड, जिसके अंदर कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें ये जो वैल्यूज हैं, ये नंबर्स हैं, ये डेफिनेटली आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें आपको ऐसे साइंस नहीं है कि इसको याद करवाया जाए। तो पहला प्रो डायसिस्टोल है जो 0.033 सेकंड का होता है, रिलैक्सेशन 0.071 सेकंड का होता है, रैपिडली जब फ्लो करता है 0.110 सेकंड, और जब रिड्यूस्ड इनफ्लो होता है 0.161 सेकंड, और जब एटीएस स्टोर रहता है वो कितने सेकंड्स के लिए रहता है, 0.120 सेकंड्स। इस तरह आपका जो एक साइकिल है वो 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें दो चीजें आती है, या तो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज होगी या फिर रिलैक्सेशन स्टेज होती है। बाकी हार्ट साउंड्स हैं और कुछ और टॉपिक्स रह चुके हैं ईसीजी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अगर यहाँ तक किसी के क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर्कुलेशन, पल्मोनरी सिस्टमिक और प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शनल पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, और देन हमने लास्ट पे कार्डिक साइकिल को डिस्कस किया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने इसको पढ़ के आना है और मैं आप लोगों से सुन लूंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।